देखिए, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एसआर एक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एसआर एक्ट में देखो दो प्रकार की रिलीफ दी हुई है, एक स्पेसिफिक रिलीफ दे रखी है और एक दे रखी है प्रिवेंटिव रिलीफ, यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया हुआ है और दूसरा निवारक अनुतोष दिया। स्पेसिफिक रिलीफ और निवारक रिलीफ में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है स्पेसिफिक रिलीफ और निवारक रिलीफ, यानी प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या फर्क होता है? स्पेसिफिक रिलीफ में पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए उसको कहा जाता है जो उससे उसके व्यक्तिगत योग्यता से संबंधित है हाँ और वो नहीं कर पाए तो उसको लागू करवाने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ बनाते हैं। हाँ और प्रिवेंशन में अगर कोई व्यक्ति को अगर धंधा कर रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन करने के लिए सर स्पेसिफिक रिलीफ क्यूरेटिव है और प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंशन। देखिए, एक चीज समझना, जहां आपका कोई अधिकार है, राइट है, और या किसी संपत्ति या वस्तु के आप हकदार हो, वहां वो वस्तु, अधिकार और संपत्ति, यानी राइट और इंटरेस्ट जो आपको दिलाया जाता है, वो स्पेसिफिक रिलीफ होता है। और जहां कोई अधिकार और दायित्व था और उसका कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, वोयलेशन करता है, उस वोयलेशन को रोकने के लिए कोई आदेश दिया जाता है, वो निवारक अनुतोष होता है। यानी आप जिस चीज के हकदार हो वो आपको दिलाया जा रहा है, दिस इज स्पेसिफिक रिलीफ। आप जैसे कि मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में आप उस प्रॉपर्टी के हकदार हो, तो कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ का आदेश दे रहा है कि उसे स्पेसिफिक रिलीफ दीजिए। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को अमेंड करवाना चाहते हो जिससे उस इंस्ट्रूमेंट में लिखी हुई कॉन्ट्रैक्ट या उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो सके, ये आपका राइट और हक था, तो अमेंड करने का ऑर्डर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन के अगर किसी राइट को रखते हो, किसी इंटरेस्ट को रखते हो, तो इस चीज का डिक्लेरेशन करवाया जाता है, तो ये डिक्लेरेटिव सूट, यानी जहां आपको अधिकार और हक के आप हकदार थे वो आपको दिलाया जा रहा है, दिस इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन जहां आपके अधिकार और हक में अगर बाधा पहुंचाई जा रही है, उस प्रिवेंटिव कार्यवाही के द्वारा उसे वो बाधा पहुंचाने से, राइट पहुंचने से रोकने के लिए जो कार्रवाई की जाती है वो निवारक कार्रवाई होती है, जिसको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव रिलीफ। तो देखो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत जो सबसे पहली बात है वो ये है, सेक्शन 5 में ये बताया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी स्थावर संपत्ति पे से पोजीशन हटाना है तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करनी पड़ेगी। विधि की प्रक्रिया द्वारा ही किसी व्यक्ति से पोजीशन लिया जा सकता है, जिसके लिए आप रिकवरी सूट लाते हो। रिकवरी सूट जो लाते हो उसके द्वारा ही, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही किसी व्यक्ति का किसी स्थावर संपत्ति पर जो पोजीशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो पोजीशन है, उससे हटाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने स्थावर संपत्ति पर पोजीशन एस्टेब्लिश कर रखा और अगर उसे ड्यू प्रोसेस के अलावा हटा दिया गया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के हटाया गया है, तो सेक्शन 6 परमिशन देता है उस व्यक्ति को कि वो पोजीशन के बेस पे विवाद संस्कृत करके दोबारा से उस प्रॉपर्टी का कब्जा प्राप्त कर सकता है। ये सेक्शन 6 में कहा गया।
कि किसी भी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा है, कब्जा विधिमान्य होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति ने जब पोजीशन कर रखा है उसका लीगल एंटाइटल होना चाहिए पोजीशन पे। उसके बाद में अगर ड्यू प्रोसेस के अलावा उस व्यक्ति को हटा दिया गया है तो पोजीशन को वापस लेने के लिए वो वाद ला सकता है, और ये वाद लाएगा कितने दिन में? 6 माह। दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन कि 6 मंथ में ही ला सकता। अगर 6 मंथ के बाद लाना है तो फिर आप सीपीसी में जाइए, लेकिन यहाँ 6 महीने के बाद में आप वाद नहीं ला सकते। और दूसरा, ये जो वाद है वो सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर रखा है। तो इसकी प्रोसेस आपने सेक्शन 90 रेवेन्यू एक्ट में देख रखा कि तहसीलदार का जिस दिन मन करे उस दिन खाली करवा करके आ सकता, जिस दिन तहसीलदार का मन करे उस दिन तहसीलदार खाली करा करके आ सकता। यानी सरकार के विरुद्ध ये वाद नहीं लाया चाहिए। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो सेक्शन 9 दिया हुआ है कि सेक्शन 9 में ये कह रहा है कि देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई है, टूट गई है, तो उसके लिए क्या रिलीफ है? तो उसके लिए सबसे पहले रिलीफ है कंपेंसेशन, यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति दोनों प्रकार की हो सकती है, परिनिर्धारित भी और अपरिनिर्धारित भी, दोनों में किसी भी प्रकार की सब हो सकती। दूसरा जो रिलीफ है वो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जैसे इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब क्षतिपूर्ति के लिए कोई वाद लाया जाता है सेक्शन 73, 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उनके लिए जो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो वो ऑब्जेक्शन आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अगर कोई सूट लाया जाता है उनमें भी विधिमान्य है। जैसे आप ये कह सकते हो कि साहब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इंडो इन्फ्लुएंस यूज किया गया था, कोरेशन यूज किया गया था, फ्रॉड किया गया था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, या शून्य भी हो सकता है कि जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट वॉइड था क्योंकि अनलॉफुल था, विदाउट कंसिडरेशन था। नहीं, विवाह में अवरोध करने वाला था कि मैरिज पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, कारोबार पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, बिजनेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, नहीं, अनिश्चित था। तो इन कंडीशंस पे आप उसका ऑब्जेक्शन जैसे वहां कर सकते हो वहीं ये भी कर सकते हो, जैसे सेक्शन 55 में कर सकते हो कि भाई समय संविदा का अनुसार था कि भाई उस वक्त मेरे बच्चे के उसमें एडमिशन होना था MBBS में, मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत थी इसलिए मैंने मकान बेचा था, इसने वो 10 लाख रुपए नहीं दिए, अब मेरे को मकान बेचने की जरूरत नहीं। तो सेक्शन 55 में भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि जो मैंने बेचा था उस वक्त समय संविदा का क्या था, सार था। तो जो ऑब्जेक्शन वहां उठाए जा सकते हैं वही ऑब्जेक्शन सेक्शन 9 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वाद में भी उठाने की परमिशन देता है। सेक्शन 10, देखिए पहले सेक्शन 20 को अगर आप पढ़ते थे तो उस 20 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर था, लेकिन 2018 में अमेंड किया गया और सेक्शन 10 को चेंज कर दिया गया और सेक्शन 10 में अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। बस शर्त ये लगा दी कि सेक्शन 11 सेकंड में, 14 में 16 और 16 में
इन 3 में दी गई संविधाओं का जो प्रोविजंस है उनके सिवाय बाकी सबका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता, केवल इन्हीं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाए। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक लिमिटेशन भी दे दी कि पहला तो इन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करवाना चाहते हो तो सामने वाले व्यक्ति को 13 डेज 30 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी कर दिया कि आप उसे 30 दिन का नोटिस देंगे। ये प्रोविजन आपका 20 फर्स्ट में कर दिया, यानी 20 में कर दिया। और 30B में ये कह दिया 20B के अंतर्गत कि ये जो प्रोविजन किया गया है, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो भी केस हैं उन केसों को 1 ईयर्स में निपटाया जाएगा और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लिमिटेशन को, और यानी ट्रायल पीरियड को इन्होंने इस वो कर दिया कि 1 साल और 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है इस पीरियड के अंतर्गत। सर ये जो पीरियड है 30 डेज, ये जो इसमें जो अपन जो सब्स्टिट्यूट वाली जो करवाते हैं उसमें ये दोनों कंडीशंस में है। देखो, अगर सब्स्टिट्यूट पेश कर रहे हो तो भी 30 दिन का नोटिस दोगे, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर सब्स्टिट्यूट पेश ना कर रहे हो तो भी 30 दिन का नोटिस दोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब सेक्शन 10, 10 या 11, 12 में क्या कहा गया है कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई 2 प्रकार की संविदाएं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता, कि पहला कि जो ट्रस्टी ने की है और जो ट्रस्ट से ऑब्जेक्ट है उनसे बाहर जाकर के किया गया, ठीक है, यानी जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर के किया गया है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, पहला तो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट से बाहर जाके किया गया है और दूसरा ट्रस्ट को ब्रीच करके की गई संविदाओं को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा बाकी सारी, और एक चीज ध्यान रखना, जो ट्रस्ट से संबंधित वाद होते हैं उन पर लिमिटेशन एक्ट भी लागू नहीं होता। ये वाद कभी भी किए जा सकते हैं जो ट्रस्ट से संबंधित होते हैं। तो यानी ट्रस्ट की जो पावर्स है उनसे बाहर जाकर और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जो भी वो लाया गया है उसके लिए वाद नहीं लाया जा सकता। ये सेक्शन 11 के 2 में 2 परिस्थितियां बताई गई, नहीं, एक तो अल्ट्रा वायरस और दूसरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है तो उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद में उसकी 14 में सेकंड कंडीशन आ रही है, 14 के अंतर्गत सेकंड कंडीशन आ रही है। इस कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि 14 में 4 परिस्थितियां बताई है जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहली परिस्थिति ये है कि जहां देखो सेक्शन 20 में क्या चेंजेस किया है उसको समझना। सेक्शन 20 में क्या चेंजेस किया है उसको समझना। सेक्शन 20 में एक सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की बात कही गई है। सेक्शन 20 में सेक्शन 20 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एक सब्स्टिट्यूट की बात कही गई। क्या किया गया, जैसे समझना, उसका रीजन क्या था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है एक्स का, और ये मान लीजिए सरवण जी खरीदना चाहते हैं जयपुर में। सरवण जी का पूरा मूड है कि बस जयपुर में एक प्लॉट होना चाहिए। नहीं, तो सरवण जी जयपुर में अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो बिल्कुल इजी है कि थोड़ा टफ है
प्लॉट खरीदना। भाई अगर प्लॉट खरीदना चाहते हो तो थोड़े से पैसे लगते हैं या बहुत सारे पैसे लगते हैं? इतने ही पैसे होते हैं क्या? डेली यूज कर ले बस उतने ही खर्च होते हैं कि ज्यादा खर्च होता है? नहीं, भाई होम लोन भी मिलता है तो 20 साल के लिए मिलता है कि नहीं? तो आप ये सोचो कि इन्होंने पूरा मूड बना लिया, और ये मान लीजिए प्लॉट मेरे पास था और मैंने इनको बेचने के लिए कहा कि भाई ये प्लॉट मैं आपको 10 लाख रुपए में बेच दूंगा। ठीक है, अब इनकी जेब में जो भी 10, 20, 50 हजार रुपए थे, 50 हजार रुपए थे, इन्होंने मेरे को 50 हजार रुपए एडवांस दिए और मेरे से कहा कि सर 3 महीने बाद में मैं बाकी पैसे दे करके और इसकी रजिस्ट्री करवा लूंगा और पोजीशन ले, इसकी रजिस्ट्री करवा लूंगा और पोजीशन ले लो। ठीक है, अब उसके बाद में ये 50 हजार रुपए इन्होंने मेरे को दे दिए और अब बाकी इन्होंने 9,50,000 रुपए की व्यवस्था की। भाई इन्होंने सपोज करो बैंक से संपर्क किया तो इन्होंने 8 लाख रुपए का लोन लिया, बाकी 1.5 लाख रुपए अड़ोसियों पड़ोसियों से उधार लिए, 9 लाख रुपए इनके पास इकट्ठे हो गए। अब ये मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर चलो रजिस्ट्री करवाते हैं। मैंने कहा सर जी कहें कि रजिस्ट्री? वो कहा सर जो प्लॉट आपने मेरे को बेचा, तो मैंने कहा कोई प्लॉट नहीं बेचा, मेरा बेचने का कतई मूड नहीं है, अब मूड चेंज हो गया। अब एक बात बताओ कि इन्होंने इतना सब कुछ अरेंज कर लिया, सारी तैयारी हो गई और ये तैयारी तो धरी रहेगी, और सरवण जी अब नई प्रोसेस करेंगे, मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लाएंगे, 5-10 साल में वो डिसाइड होगा, तब जाकर के प्लॉट के मालिक बनेंगे, फिर मकान बनाएंगे और जिंदगी भर खुद तो रहे नहीं, फिर बच्चे रहेंगे। नहीं सरवण जी, केस का तो यही परिणाम होगा। तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सब्स्टिट्यूट दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं कि 85 तो दिए हैं सामने वाले को, 9.5 तो आप ही की जेब में है। और क्या वो दुनिया का लास्ट प्लॉट था जमीन धरती का? अगर 9.5 आपके पास में है तो पड़ोसी से बात करो ना, थर्ड पर्सन से या खुद की एजेंसी से बात करो कि अगर दूसरा प्लॉट मिल सकता है क्या। अब यहां दूसरा प्लॉट मिल रहा है लेकिन ये 11 लाख रुपए का मिल रहा है, ये 11 लाख रुपए का मिल रहा है। सरवण जी ने कहा ठीक है 11 में मिल रहा है तो ये ठीक। अब आपने सेक्शन 20 में इसे एक 30 दिन का नोटिस दिया, किसको? मेरे को, सरवण जी। वो कहा सर देखो आप तो मेरे को प्लॉट नहीं बेच रहे, लेकिन मैंने पड़ोसी से बात की थी, पड़ोसी अपना प्लॉट मेरे को बेच रहा है जिसका मैंने एग्रीमेंट कर लिया। ध्यान रखना सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अगर आप पेश कर रहे हो तो उससे पहले आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट के सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर सकते कि मैंने आपके पड़ोसी से 11 लाख रुपए में एग्रीमेंट कर लिया और हमारा और आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 लाख रुपए का है। अब आप ये 1 लाख रुपए कंपेंसेशन के मेरे को दे दो जिससे मैं आपके पड़ोसी को देकर आपके पड़ोस में निवास कर। तो सेक्शन 14 फर्स्ट यही कह रहा है कि आपने मेरे को सब्स्टिट्यूट दिया 1 लाख रुपए का कि भाई 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 लाख रुपए आप मेरे को दे दो। अगर मैंने एडमिट कर लिया कि ठीक है मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, आप 1 लाख रुपए ले लेना, यानी सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस को मैंने अगर एडमिट कर लिया, अब आपके पास में राइट नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने। ये सेक्शन
14 का फर्स्ट कह रहा है, ये सेक्शन 14 का फर्स्ट कह रहा है। फिर 14 का सेकंड कह रहा है कि भाई कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसी संविदाओं का नहीं किया जा सकता जहां पर किसी कंटिन्यू ड्यूटी इन्वॉल्व है, निरंतर कर्तव्य इन्वॉल्व है, जिसका कोर्ट डायरेक्टली सुपरविजन नहीं कर सकता, जिसका नियमित रूप से निरीक्षण नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं मकान बनवाऊंगा ललित जी से, और मकान के अंतर्गत मेरे इस प्रकार की तो टाइल होंगी, टाइल यहाँ कजारिया की लगेंगी, यहाँ इटालियन मार्बल लगेगा, यहाँ एक महिला की फोटो लगेगी, इस प्रकार का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया जा सकता है क्या कि भाई ऐसे ऐसे? तो जहां कंटिन्यूस ड्यूटी है कि कोर्ट को उसका सुपरविजन करना है, तो यहाँ कंटिन्यू सुपरविजन किया जा सकता है, वहां पर नहीं किया जाए। फिर नेक्स्ट है कि जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो संविदा की गई है किसी व्यक्ति की पर्सनल व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, कि जो व्यक्तिगत योग्यता पर, पर्सनल क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है, और न्यायालय उनके तात्विक निबंधनों का पालन नहीं करवा सकता। जैसे कई बार प्रॉब्लम बना करके पूछते हैं कि ए बी से वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा, ए बी से वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में शादी करने से मना कर देता है। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है? क्या करवाया जा सकता है? नहीं सर। क्योंकि ये क्या थी, पर्सनल एबिलिटी पर क्या थी, निर्भर थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो शुरू से ही डिटरमाइनेबल प्रकृति की है, यानी अवधारणीय प्रकृति की जो संविधाएं हैं, इनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो सेक्शन 14 में 4 परिस्थितियां बताई गई है। पहली कि जब 20 में दिया गया सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। सेकंड में कि जहां पर निरंतर कर्तव्य पालन इंटरविलेट है और कोर्ट उसका सुपरविजन नहीं कर सकता। तीसरा जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर निर्भर करती है और डिटरमाइनेबल प्रकृति की है, प्राइमा फेसी उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता ये पर्यवेक्षी से मतलब क्या होता है? है। ये फोर्थ जो आपने बताया ना सर, पर्यवेक्षी, इसका क्या मतलब कि होता है? मैं तुम्हारे लिए आकाश से ताड़े तोड़ लाऊं, अब तोड़ लाऊंगा क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बगैर नहीं साहब, मेरे को तो तारे चाहिए, नहीं पॉसिबल। आगे बात समझ में, तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। नहीं, एक केस है सतीश कुमार वर्सेज करण सिंह, लिख लीजिए, सतीश कुमार वर्सेज करण सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायालय केवल विधि मान्य संविधाओं का ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। सर शुरू से बोल दीजिए। कि न्यायालय केवल विधि मान्य संविधाओं का ही स्पेशल परफॉर्मेंस करा सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। ऐसी संविधाएं जो इलीगल और वॉइड है, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता।
उन संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। सर केस नेम क्या? क्या? केस का नाम क्या बताइए? केस का नाम है सतीश कुमार वर्सेज करण सिंह। तो ये कब का है? ये 2016 का केस है, 2016 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सॉरी, सतीश कुमार वर्सेस करण सिंह, है ना? तो केवल अब इन्होंने कहा कि सेक्शन 16 के अंतर्गत उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जिनके पक्ष में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। 16 में वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर स्पेसिफिक पक्ष में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। तो पहली परिस्थिति ये दे रखी थी कि जिस व्यक्ति ने सेक्शन 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित परफॉर्मेंस को स्वीकार कर लिया है, प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, फिर देखिए दूसरी थ्योरी ये है कि अगर आप कोर्ट से कोई रिलीफ चाह रहे हो तो आपका क्लीन एंड होना जरूरी, आपका क्लीन एंड होना जरूरी। तो जो दूसरा पक्ष है, सेकंड पोजीशन में बताइए कि जो दूसरा पक्ष है उसने जिसकी ओर से संविदा का पालन करना शेष है उसको पालन करने के लिए अपने आप को असमर्थ बना लिया है, इनकेपेबल बना लिया, या वो खुद संविदा में कोई कपट करता है, फ्रॉड करता है, या जानबूझकर ऐसा कोई काम करता है जो संविदा के लिए विध्वंसकारी। एक बात बताओ, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपको सामान दूंगा, आप मेरे को मकान बना के दोगे, तो मैं कब मकान बना के दूंगा आपको? कब? अब सामान दोगे तभी तो। और आपने सामान नहीं दिया तो मैं मकान कैसे बना के दूं आपको? तो आप जब अपना ही काम नहीं कर रहे तो मैं मेरा काम कैसे कर सकता हूँ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कैसे करेगा कोर्ट? और तीसरा कि जहां वो पक्ष ये साबित करने में असफल रहता है कि उसने संविदा के मर्मभूत प्रोविजंस का पालन कर दिया है या पालन करने के लिए सदा तैयार और रजामंद, उसे ये साबित करना। 16(3)(16)(c) के अंतर्गत जो कंडीशंस दी हुई है, दिस इज मैंडेटरी प्रोविजंस। 16(c) की जो कंडीशंस है, दिस इज मैंडेटरी प्रोविजंस। इसके बारे में प्रॉब्लम बना करके भी एग्जामिनर पूछता है। इसके लिए लेटेस्ट में 2022 का एक केस है, सुरेंद्र कौर मर्त द्वारा वैदिक प्रतिनिधि सुरेंद्र कौर मर्त द्वारा विधिक प्रतिनिधि वर्सेज बहादुर सिंह द्वारा वैदिक प्रतिनिधि 2022 सुप्रीम कोर्ट 2022 सुप्रीम कोर्ट।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वादी सेक्शन 16(3) की शर्त 16(3) सॉरी, जब तक वादी सेक्शन 16(c) में दी गई शर्त की कंप्लाइंस या अनुपालन नहीं कर देता, तब तक वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हकदार नहीं होगा। फिर से एक बार बोलिए, तब तक वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हकदार नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेक्शन 20 में प्रतिस्थापितता मिलती है। सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की बात कही गई है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस क्या है, कि जहां एक पक्ष अपने आप को संविदा के परफॉर्मेंस से, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से क्या कर लिया, सॉरी, संविदा के भंग कर दिया और अपालन करता है, वहां दूसरे पक्षकार के पास में ऑप्शन है कि वो किसी अन्य पक्षकार या स्वयं के अभिकरण से मिलकर के संविदा का परफॉर्मेंस करवा सकता है। अन्य कोई संविदा कर सकता है और जिस व्यक्ति से उसने संविदा की गई है उसे 30 दिन का नोटिस दे करके और प्रतिस्थापित परफॉर्मेंस के लिए बात करता है। अगर वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हकदार नहीं होगा, अदरवाइज वो संविदा भंग के लिए वाद ला सकता और कंपनसेशन की बात कर सकता है। अगर उसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। फिर या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, और एक्सेप्ट नहीं किया तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। फिर उसके लिए जो वाद लाया जाएगा वो क्षतिपूर्ति के लिए वाद लेकर के आना। फिर उसके बाद सेक्शन 20(a) के अंतर्गत दिया हुआ है सेक्शन 20(a) के अंतर्गत दिया गया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो भी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी हैं, यानी अवसंरचना, यानी जिन पर अर्थव्यवस्था आधारभूत ढांचा निर्भर करता है, ऐसा जो भी जिसके लिए सूची बनाई गई है, और जो सूची है उस सूची के अकॉर्डिंग जो भी आ रहे हैं उनके लिए सिविल न्यायालय स्टे नहीं करेगा। और इनके लिए बी के अंतर्गत स्पेशली कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। और सॉरी, ये 20C में दिया हुआ था कि मामले का निपटारा के लिए लिमिटेशन तय कर दी गई थी, और लिमिटेशन में इन्होंने अब सेक्शन 21 की बात करें तो 21 में इन्होंने ये दे रखा है कि भाई जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप वाद ला रहे हो, उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वाद के अंतर्गत आप साथ में, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ में कंपेंसेशन की मांग भी कर सकते,
और कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के स्थान पर केवल आपको कंपेंसेशन दिलाया जाना चाहिए, तो कोर्ट आपको कंपेंसेशन दिला देगा। या कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एडिशनल भी कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, तो वो आपको, लेकिन जब तक आपने कंपेंसेशन की मांग नहीं की हो तब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं किया। फिर सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है, आजकल इसमें प्रॉब्लम बना करके पूछते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर रहे हो तो संविदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ में आपको कब्जा, पार्टीशन या रिफंड का भी डिमांड की जानी चाहिए। अगर आपने केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कही है, किसी भी संविदा की पोजीशन की बात नहीं की गई है, तो कोर्ट आपको पोजीशन नहीं दिलाएगा जब तक कि आपने स्पेसिफाइड रूप से पोजीशन की मांग नहीं। एक केस है 1992 का, सुरेंद्र सिंह वर्सेज नाथू सिंह, ऐसे कुछ नाम है, कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। 90 उसमें साफ कहा गया है कि जब तक आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में पोजीशन की मांग नहीं की है तब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएंगे, पोजीशन नहीं दिलाया जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। सेक्शन 23 को आजकल प्रॉब्लम बना करके पूछ रहे हैं कि देखिए सेक्शन 74 में क्या दे रखा है, परिनिर्धारित नुकसानी दे रखी है, नहीं, लिक्विडेटेड डैमेज दी हुई है, परिनिर्धारित नुकसान। सेक्शन 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेज दे रखी है। अब 74 में ये है कि देखो सेक्शन 74 में ये कह रहा है कि अगर संविदा का भंग हुआ तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रकम तय कर दी जाती है कि अगर संविदा का परफॉर्मेंस या भंग हुआ तो दूसरा पक्षकार एक पक्षकार को यह निश्चित राशि का भुगतान करेगा। अब यह है कि जहां लिक्विडिफाइड कर दिया डैमेज को, क्या वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर किया जा सकता है क्या? नहीं सर। तो सेक्शन 23 यही कह रहा है कि अगर आपने भंग के लिए रकम निर्धारित कर दी तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। ये रकम भंग के लिए नहीं रखी, केवल संविदा का भंग ना हो इसलिए निश्चित की जाती। अगर आपने उसके लिए डैमेज निर्धारित भी कर दी तो भी सेक्शन 20 ये कह रहा है कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। बिल्कुल सिक्योरिटी मनी नहीं होती। देखो ये दो तरह से होती है, एक तो जैसे मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों ढाबा चलाएंगे, साथ साथ पार्टनर बन गए, और मैं कहा कोई भी अगर पक्षकार ब्रिज करेगा हमारी कॉन्ट्रैक्ट को, ढाबे को छोड़ के जाएगा, वो व्यक्ति दूसरे पक्षकार को 50,000 रुपये कंपेंसेशन देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के भंग का कंपेंसेशन हमने तय कर दिया, ठीक है। दूसरा कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद में देखो इसमें भी सेक्शन 23 में भी यही कह रखा है कि भाई संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हकदार है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएंगे। रकम तो केवल इसलिए निश्चित की जाती है कि वो संविदा का परफॉर्मेंस करे। आपने ना पिछली बार ये ना पानी का ठंडा पानी का केस बताया था 22 में हाँ। कि अभी व्यवस्था कैसी है कि बदमाश को नहीं तो भी कब्जा ले सकते। सर वो सही है या जो आप पहले वाला 1992 का उसके एवज में कैसे ट्रांसफर करा जाए? देखो इसको जो 1992 का है ना, उसको 3 में इन्होंने वो किया है, अभी 3 और 24 में उसको लेकर के, तो मैं एक बार और स्पष्ट करके बता दूंगा, है ना। सर कि कौन से न्यायाधीशों को पीट जाता है तो वही मानना चाहिए। नहीं, अब अपन तो लेटेस्ट जजमेंट पे चलेंगे ना कि जिसके बारे में लेटेस्ट में कहा गया है वो।
हाँ, फिर कहाँ थे हम? सॉरी, हाँ, तो देखो दो प्रकार का भंग होता है, एक तो संविदा के भंग के लिए कंपेंसेशन, और एक होती है शास्ति के रूप में। शास्ति के रूप में जैसे आप जाओ सेविंग कराने नाई की दुकान पे, तो नाई की दुकान पे एक रेट लिस्ट लगी हुई होती है, और उसमें ये कह रहा था कि भाई जो भी ये यूनियन है, उन यूनियन के व्यक्तियों ने ये तय किया है कि सेविंग इतने रुपए में, कटिंग इतने रुपए में। नीचे लिखा हो रहता है कि इससे कम में अगर कोई कटिंग सेविंग या जो भी काम कर रहा है तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। फोटो वालों की दुकान पे जाओ तो वो भी यही है कि देखो साहब, आप कहो कि साहब फोटो खिंचवानी है, वो अर्जेंट की 100 रुपये की बनेगी, वो कहे नहीं यार सस्ता कर, वो कहे देखो साहब हमारी ये लिस्ट लगी हुई है, अगर इससे कम करते हैं तो हमारे से इस प्रकार से पैसे वसूल किए जाते। तो ध्यान रखना कि उस फोटो वाले ने 100 रुपये की जगह 80 में फोटो खींची है, तो सारे फोटोग्राफरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके भंग से एक रेट टूटती है, तो वहां शास्ति के रूप में क्या किया गया है, रकम को निर्धारित किया गया है। तो जब शास्ति के रूप में नहीं है, संविदा के भंग के रूप में रकम को निर्धारित किया गया है कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, तो वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेक्शन 26, rectifications of the instruments। रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यानी लक्षितों की परिशुद्धि। इसमें यह है कि जब कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है, बस शर्त यह है कि वो कंपनी का संगम अनुच्छेद नहीं होना चाहिए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी नहीं होना चाहिए। उसको छोड़कर बाकी लिखितों की परिशुद्धि करवाई जा सकती है। कैसे करवाई जा सकती है? कि इसके लिए प्रैक्टिकुलर वाद करके, स्पेसिफिक, या कोई वाद आपने दायर किया गया है उसमें ये बात उठा सकते हैं कि भाई लिखितों की परिशुद्धि करने के बाद रिलीफ दिलाए। तीसरी कंडीशन है कि प्रतिदादी ने अगर जवाब पेश किया है तो वो अपने जवाब में भी ये बात उठा सकता है कि लिखितों की परिशुद्धि की जाए। क्यों की जाए? कि भाई वो कपट और भूल के कारण जो पक्षकारों का वास्तविक उद्देश्य था, जिसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट लिखा गया था, उस इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर, फिर कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाइड होता है कि हाँ भाई ऐसा है कि भाई भूल और कपट के कारण पक्षकारों ने जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया था उनसे उनका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, तो वो उसमें संशोधन करने की परमिशन दे सकता। लेकिन ध्यान रखना, वहां कोर्ट ये देखेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट से किसी थर्ड पक्षकार के जो सद्भावना पूर्वक और मूल्यवान अंतरीति है, पक्षकार है, उसके अधिकारों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसके अधिकारों पर इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर इंस्ट्रूमेंट के रेक्टिफिकेशन के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। फिर देखिए सेक्शन 27 में रिसेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदाओं का विखंडन। संविदाओं का विखंडन सेक्शन 27, सेक्शन 27 में संविदाओं का विखंडन दिया हुआ है, और सेक्शन 31 में संविदाओं का कैंसिलेशन या रद्दकरण दिया हुआ है। सेक्शन 27 में विखंडन दिया हुआ है
और सेक्शन 31 में रद्दकरण दिया। एक बार एमपी जुडिशरी की मेंस का पेपर था मजिस्ट्रेट वाला, उसका मेंस मैं लिखने गया एमपी के अंदर, तो मैं एसआर एक्ट को पढ़ के गया था पूरा। पूरा क्या पढ़ के गया था, मैंने 1 से लेकर 25 तक पढ़ा और फिर मैंने 33 से लेकर के 42 तक पढ़ा। मैंने सोचा कि बीच के 2-3 सेक्शन कौन पूछेगा, और जब मेंस का पेपर आया तो उसमें ए और बी दो पार्टों में 2 क्वेश्चन आते थे, ए और बी। और जो उसका ए था वो था संविदाओं का विखंडन, और बी था कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दस्तावेजों का रद्दीकरण। नहीं तो हर चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती इसमें तो होती है सर। है ना। तो देखिए सेक्शन, देखो अपना बनना होगा तो वो आएगा जो हमने पढ़ा है। नहीं, नहीं तो वो आता है जो हमने नहीं पढ़ा है। इसमें नहीं होगी। तो देखियो सेक्शन 27, तो सेक्शन 27 में अब 40 एक्टों में तो देखो आपको किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 40 एक्ट आप बिल्कुल तैयार करके जा सकते हो 3 महीने के पीरियड में। कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ चीजों पे तो विश्वास करके ही जाना पड़ेगा कुछ एक्टों के अंदर। नहीं, अब देखिए सेक्शन 27, सेक्शन 27 में दे रखा है विखंडन की बात कही गई, किस संविदाओं के विखंडन की बात कही गई है। क्या कि कोई भी पक्षकार संविदा के विखंडन के लिए वाद ला सकता। कौन सा पक्षकार ला सकता है कि पहला कि वो जो संविदा को शून्य करनीय करवा सकता है, वो पक्षकार वाद ला सकता है संविदा को क्या करने के लिए, विखंडन करने के लिए। और जहां संविदा देखते ही ऐसे प्रकट होता है कि जो संविदा का ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए संविदा की गई थी वो संविदा अविधि मान्य हो गई है, नॉट वैलिड, कि अब वो वैलिड नहीं रही, और उसमें वादी से ज्यादा प्रतिवादी का दोष है, तो वो संविदा के विखंडन कर सकते। लेकिन कोर्ट संविदा के विखंडन के कब मना मंजूर कर देगा, जब आपने संविदा को अनुसमर्थन कर दिया। संविदा का विखंडन नहीं करेगा जब आपने संविदा का अनुसमर्थन कर दिया। यानी शून्य करनी संविदाओं में पक्षकार को पास 2 ऑप्शन होता है, कि एक पक्षकार के पास 2 ऑप्शन होता है, वो चाहे तो संविदा को विधि मान्य कर दे, चाहे तो शून्य कर दे। अगर पक्षकार ने उसका अनुसमर्थन कर दिया तो इसका मतलब संविदा अब विधि मान्य हो गई, अब उस संविदा का विखंडन नहीं हो सकता। फिर दूसरा कि पक्षकारों की स्थिति में तब्दीली हो गई है उस संविदा के होने के पश्चात, और पक्षकारों को अब उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता जिसमें वो होते। जैसे मैंने आपको खान दी है, आपने खान खोद कर खाली कर दिया, अब आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना है क्योंकि फ्रॉड किया गया है, तो क्या उस स्थिति में मेरे को खान वापस लौटा सकते हो क्या? तो उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि पर व्यक्तियों ने उस संविदा के अंतर्गत संव्यवहार कर लिया है, और वो जो पर व्यक्ति है वो सद्भावना पूर्वक है और मूल्य देकर के अधिकारों का अर्जन किया है। और चौथी कंडीशन है
कि केवल संविदा के एक भाग के खंडन का, जो कि अन्य संविदा के शेष भाग से सेपरेट नहीं किया जा सकता, उस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस खंडन नहीं करवाया जा सकता। दो रीजन में खंडन करवाया जा सकता है। पहला, जब संविदा शून्य करनी है, यानी जो पक्षकार के इच्छा पर शून्य करनी है, और दूसरा जहां संविदा का उद्देश्य अवैध हो गया, जिसमें वादी से ज्यादा प्रतिवादी की गलती हो। 4 कंडीशन में मना करेगा। जब एक्सेप्ट कर लिया है, पक्षकारों की स्थिति चेंज हो गई है, वापस उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तीसरा, कि थर्ड पक्षकार ने उस संविदा के अंतर्गत मूल्य सद्भावना पूर्वक और मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिया है। और चौथा, जहां संविदा के किसी पार्ट का विखंडन करने की बात कही गई है और वो पार्ट मूल संविदा से सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो यहां विखंडन करने से कोर्ट मना कर सकता है। सेक्शन 26 सॉरी 27। फिर देखिए सेक्शन 31, संविदाओं का रद्द कर। किसका? हाँ, इन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब, जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होता, संपत्ति अंतरण अधिनियम का विस्तार नहीं है, वहां लिखित का मतलब संविदा विपरीत, कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों ही हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, जहां टीपी एक्ट लागू नहीं होता। क्योंकि टीपी एक्ट में तो प्रोविजन किया गया कि 100 रुपए से ज्यादा का अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिटर्न में होगा। फिर देखिए सेक्शन 31 में रद्दकरण की बात की गई है। दस्तावेजों के रद्दकरण की बात कही गई है कि दस्तावेजों का रद्दकरण। तो इन्होंने कहा देखो, 2 तरह की कॉन्ट्रैक्ट होती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी दस्तावेज में लिखी गई है और वो शून्य और शून्य करनी है, और अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो गंभीर क्षति कर सकती है, सीरियस हर्ट कर सकती है, क्षति कर सकती है। तो पक्षकार आवेदन करके क्या करा सकते हैं? संविदा को, इंस्ट्रूमेंट को रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। और अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो रद्द करने के बाद कोर्ट उस रजिस्टर्ड अथॉरिटी को लेटर जारी करेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को रद्द कर दिया गया। अब एक बात बताओ, शून्य संविदा में कोई राइट और ड्यूटी अराइज होती है क्या? और शून्य करनी में होती है, जब तक शून्य नहीं करवानी चाहिए। आगे बात समझ। तो एक बात बताओ, शून्य संविदाओं को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो गंभीर क्षति कब कारित करेंगे? है सीरियस इंजुरी कब कारित करेंगे? शून्य संविदाएं। बिल्कुल सही बात है कि जहां 43 जैसे टीपी एक्ट में दे रखा है कि कोई पक्षकार ने अगर क्या कर रखा है कि ऐसा कोई संपत्ति बेची है जिसे बेचने का हक नहीं है, वो कपट से भी हो सकती है, भूल से भी हो सकती है, लेकिन उस संविदा के चालू रहते हुए अगर वो कैंसिल करा दिया और उसके बाद हक आता है, तब तो 43 लागू होगा नहीं। लेकिन उस संविदा के चालू रहते हुए अगर उसके पास में आ जाता है तो वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि संविदा की थी, उस वक्त मेरे को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट नहीं था। आगे बात समझ में। इसलिए शून्य और शून्य करने संविदाएं भी क्या कर सकती है? गंभीर क्षति कारित कर सकती।
फिर देखिए सेक्शन 33, तो इन्होंने कहा कि देखो जहां संविदाओं को शून्य और शून्य करने घोषित करा लिया आपने, तो जिस व्यक्ति ने संविदा के अधीन कोई लाभ प्राप्त किया है उस पक्षकार की ड्यूटी है कि वो संविदाओं को वापस लौटाए। अब जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 64 और 65 को पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 64 और 65 पढ़ो, घर पे ही हो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाओ और देखो। हाँ सर, एक में शून्य और एक में शून्य करेंगे। क्या दे रखा है 64 में, क्या दे रखा है? करणीय संविधाएं यहाँ। देखो सेक्शन 64 में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि जैसे एक्स ने वाई से फ्रॉड किया, कपट किया और कोई संविदा कर ली, अब यहां संविदा को शून्य कौन करवा सकता है? एक्स करवा सकता है कि वाई करवा सकता है? कौन कर सकता है? वाई। तो सेक्शन 64 ये कह रहा है कि इस वाई ने, यानी जिसने संविदा को शून्य करने करवाया है, उसने संविदा के अधीन कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे वो लाभ लौटाना हो। किसको? वाई को लौटाना हो, नहीं। और एक्स ने कोई लाभ प्राप्त कर लिया तो इसके बारे में सेक्शन 64 में लिखा हुआ है क्या? इसलिए इसके लिए सेक्शन वैक्स के लिए सेक्शन 33 सेकंड ए में प्रोविजन किया गया कि जिसके विरुद्ध संविदा का शून्य करने कराया है, अगर इसने भी कोई लाभ प्राप्त कराया है तो ये भी वापस लौटाएगा। हाँ, 33(2) का ए है ना। और दूसरा 65 में क्या कह रखा है? शून्य करनी संविदाओं के बारे में। शून्य संविदाओं में अगर किसी भी पक्षकार ने अगर फायदा उठाया है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वापस लौटाएगा, दे रखा है ना। लेकिन बच्चों के बारे में बताया है क्या? अवयस्क के लिए, इसलिए अवयस्क के बारे में कहा बताया गया है? 32 के सेकंड के बी में बताया गया है कि अवयस्क के विरुद्ध भी संविदा के दिन कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो उसका भी प्रत्यावर्तन ऐसे कराया जा सकता है जैसे अन्य के विरुद्ध करवाया जा सकता है। जो फायदा उसने प्राप्त किया है उससे भी फायदा वसूल किया जा सकता है। सर, हाँ, सर 31 में जो शून्य वाला आपने एग्जांपल दिया ना, उसे एक बार और समझा लीजिए, वो समझ नहीं आया। भाई शून्य में ये दे रखा है कि जिस भी पक्षकार ने शून्य संविदा के दिन कोई लाभ उठाया, जी, दोनों में कोई भी पक्षकार। नहीं सर, ये नहीं सर, वो जो वहाँ पे शून्य और शून्य करनी होती है तब रिक्तों को रद्दकरण किया जा सकता है। हाँ, तो जो आपने 43 टीपीए का जो एग्जांपल दिया सर, वो तो मैं ये बता रहा था कि शून्य संविदाएं कब क्षति पहुंचा सकती है। हाँ सर, कब? तो एक बात बताओ, टीपी एक्ट में मेरी प्रॉपर्टी को ही तो मैं बेच सकता हूँ, यस, और मैंने मेरी प्रॉपर्टी ना बेच करके आपको ललित जी की प्रॉपर्टी बेच दी, जी सर, ठीक। हाँ, अधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण है वहाँ पे 43 तो में। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड है। वॉइड है। बाद में वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई ललित जी से, तो जी, तो तो उस अगर संविदा उसमें है तो हम उसका परफॉर्मेंस करा सकते हैं। आगे बात समझ में, तो यानी शून्य संविदा भी क्षति पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही मेरे को? यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तब तो 0 थी, लेकिन आज एनफोर्स हो सकती है कि नहीं हो सकती?
हो सकती है सर। लेकिन कब हो सकती है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि संविदा के जारी रहते हुए अगर मैंने राइट प्राप्त कर लिया है तो सर 43 में कुछ अलग बात कह रहा है। यही बात कह रखी है। तो सर आप उसको वो बना लेंगे क्योंकि आपके कल हाँ, यानी वो प्रॉपर्टी आने से पहले अगर मैंने संविदा को शून्य करवा लिया तब तो फिर आप मेरे से वो राइट नहीं ले सकते, 43 के अंतर्गत एस्टो पर लागू नहीं होगा। है 41 से नहीं होगा, 43 से होगा। अरे 43 से ही है। आप एक काम करना, एक तो एस्टोपल पढ़ना 115 का और 43 पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। 43 है सर 43 में एस्टोपल ही है। फिर उसके बाद में हम कहाँ आ रहे थे, सेक्शन 34 में इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सूट या डिक्लेरेशन। जैसे एक होता है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन किसे कहते हैं? देखो देखो मेरी बात समझो, मेरी बात, स्पीकर बंद करो, मेरी बात सुनो, देखो समझो। जैसे मान लीजिए ये अवस्थी जी की लैंड है, ठीक है, और मैं अवस्थी जी की भूमि पर कब्जा करने जा रहा हूं, तो अवस्थी जी को पहला राइट क्या है? पहला राइट क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। अब पहला इनको राइट था राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब अवस्थी जी ने मेरे खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया, मैंने इस पर कब्जा एस्टेब्लिश कर लिया। अब अवस्थी जी के पास में क्या राइट है? नेक्स्ट 145 CRPC। बिल्कुल। अब उनके पास में 2 महीने में 145 CRPC में वो जाकर के कब्जा ले सकते हैं अवस्थी जी। और अगर अब अवस्थी जी मेरे पास कब्जा लेने आएंगे तो मेरे पास क्या है? 2 महीने में कब्जा एस्टेब्लिश करने के बाद पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? यानी मेरे पास तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ गया और अवस्थी जी के पास में 145 CRPC में 2 माह का राइट आ गया। लेकिन ये एडीजे में बिजी रहे, 2 माह में नहीं जा पाए, तो फिर नेक्स्ट उपचार क्या है इनके पास? सेक्शन 6 ऐसा। और मेरे पास कौन सा राइट आ गया? अब अगर मेरे को ये हटाते हैं 2 महीने बाद में, तो फिर राइट मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया कब्जे का? सर एक बार समराइज कर दीजिए सर, साउंड रिकॉर्डिंग। भाई देखो, पहला राइट इन्होंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, इन्होंने यूज नहीं किया, तो इनके पास 145 का राइट आ गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अब मेरे पास आ गया। फिर इन्होंने 145 यूज नहीं किया, तो 6 महीने में एसआरए में, सेक्शन 6 एसआरए में एप्लीकेशन लगा, सूट फाइल करते इन्होंने, और 145 CRPC वाला राइट मेरे पास आ गया। लेकिन इन्होंने 6 महीने में भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो 12 इयर्स में ये मेरे खिलाफ सिविल सूट ला करके कब्जा ले सकते हैं। और अगर मेरे को इस दौरान बेदखल करते हैं तो सेक्शन 6 एसआरए का राइट मेरे पास आ गया। और अगर ये 12 साल में सूट नहीं लाते हैं तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर स्वामित्व मैं ले सकता हूं। आगे बात समझ में? और जब मैं टाइम 12 साल में सिविल सूट करके बाद ला सकते थे, उस प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते थे, लेकिन नहीं लाए, तो 12 साल बाद में अब मेरे पास में टाइटल आ गया एडवर्स पे। अरे भाई, इस 12 साल में मेरे को अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकालेगा
तो मैं सेक्शन 6 का केस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। और फिर अगर ये 12 साल तक राइट यूज नहीं करेगा तो अब टाइटल मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा? सर लेकिन लीगल पोजीशन नहीं होना चाहिए उसके लिए। सेक्शन 6 में कहा है लीगल पोजीशन हो? एक वाद में कहा है, एक केस में कहा है। लीगल पोजीशन का मतलब कि आपका पोजीशन एस्टेब्लिश हो। अच्छा, अतिचारी भी वहां पे हो सकता है अगर बिल्कुल वो शांतिपूर्वक रह रहा है। बिल्कुल और एडवर्स पोजीशन में भी अतिचारी रह सकता है बिल्कुल अगर बिल्कुल। बना रह गया प्रॉपर्टी में तो then अब ये आपके पास कब्जा था, अब अपना नाम मकान करवाना चाहते हो, अगर आप मकान नाम करवाना चाहते हो तो एडवर्स पोजीशन के आगे कारण आप क्या करोगे? सेक्शन 34 में डिक्लेरेटिव सूट लाओगे और डिक्लेरेटिव सूट ला करके आप टाइटल ले सकते। तो यानी आपका किसी संपत्ति में कोई अधिकार है या कोई हकदार हो, किसी चीज राइट के हकदार हो आप, और आप उस व्यक्ति के विरुद्ध जो उस अधिकार या हकदार का प्रत्याख्यान करना करता है, मना करता है, यानी कोई विधिक हैसियत या किसी संपत्ति के अधिकार के हकदार हो और कोई व्यक्ति उसका प्रत्याख्यान करता है, उसके विरुद्ध आप वाद ला करके और उस अधिकार या विधिक हैसियत की घोषणा करवा सकते हैं। और इसके अलावा भी आप चाहो तो अतिरिक्त अनुतोष की भी मांग कर सकते हो, लेकिन अतिरिक्त अनुतोष तभी मिलेगा जब आपने मांगा हो और कोर्ट ने या फिर कोर्ट ने संशोधन करने की परमिशन दे दी। लास्ट की जो सेक्शन 35 के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि 34 में डिक्लेरेटिव सूट है, लेकिन ये राइट इन रैम नहीं होता, राइट इन पर्सोनम होता। केवल वाद के पक्षकारों को बाध्य करता है या उस व्यक्ति को जिसके लिए न्यास धारित है उस व्यक्ति को बाध्य करता है, बाकी पूरी जनता को नहीं करता। तो सेक्शन 34 में जो डिक्लेरेशन हुई है वो वाद के पक्षकारों के अगेंस्ट होती है, इसलिए जजमेंट इन रैम नहीं होता, जजमेंट इन पर्सोनम होता है सेक्शन 34 में की गई डिक्लेरेशन। फिर देखिए सेक्शन नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रिवेंटिव रिलीफ इंजेक्शन। तो इन्होंने कहा कि इंजेक्शन दो प्रकार का होता है, परमानेंट इंजेक्शन और टेम्पररी इंजेक्शन। टेम्पररी इंजेक्शन ये होता है सेक्शन जो सीपीसी से गवर्न होता है और या तो एक निश्चित समय के लिए या मामले के निपटारे तक के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसे अस्थायी इंजेक्शन कहते हैं, इसे स्टेटस क्यू भी बोलते हैं। नहीं, और जो परमानेंट इंजेक्शन होता है वो डिक्री के माध्यम से दिया जाता है और प्रतिवादी किसी अधिकार की प्रत्याख्यान करने से या कोई कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल से मना किया जाता है, व्यपदिष्ट किया जाता है। परमानेंट इंजेक्शन डिक्री के माध्यम से दिया जाता है और इसमें दो बातें होती हैं। पहली बात तो कि प्रतिवादी को किसी अधिकार, वादी के किसी अधिकार का प्रत्याख्यान करने से मना करने के लिए और ऐसा कार्य करने से जो प्रति के वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल के लिए मना किया जाता है, इसको बोलते हैं शाश्वत उत्तराधिकारी इंजेक्शन व्यादेश। तो दो प्रकार का हो गया, परमानेंट और टेम्पररी। फिर जो हाँ हम्म हाँ नहीं, जो पक्षकार है उन्हीं को बाउंड करेगा, जो पार्टीज हैं।
trespass है, ये woman के against trespass किया होता है. हाँ Until a span of 12 years, owner has not done anything against the trespasser. Then whether the trespasser seek relief of declaration. अरे भाई मैंने आपको ये बताया ना कि देखो ट्रेस पासर है, जैसे ये बी है, बी पोजीशन लेने गया तो सबसे पहले आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं किया, इसने अपना पोजीशन एस्टेब्लिश कर दिया, तो पोजीशन एस्टेब्लिश हो गया तो आपके पास दूसरी रिलीफ है कि आप 145 में अब कहा जाओ, सीआरपीसी में 2 मंथ्स में जा, और अब अगर आप बिना बात जाकर के इसको खाली करवाओगे तो अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसके पास आ गया, जिसने पोजीशन एस्टेब्लिश किया है। अब आपने 2 महीने तक कोई प्रोसीडिंग नहीं की, तो अब 2 महीने बाद में नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या है, 6 मंथ वाली। अब लेकिन अगर आप उसको हटाओगे 3 महीने बाद में तो 2 महीने वाला रूल किस पे लागू हो जाएगा, बी पे। तो कहने का मतलब ये 2 महीने वाला राइट किसको मिल गया, बी को। अब 6 महीने तक आपने कुछ नहीं किया तो अब आपके पास क्या है कि तो आप रिकवरी सूट ला करके 12 साल में वो कर सकते हो। अब अगर मान लो साल भर बाद में इसको अगर आप वैसे भगाओगे, बाहर निकालोगे, तो इसके पास सेक्शन 6 का राइट आ गया कि नहीं आ गया, और आपने 12 साल तक इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया तो फिर ये टाइटल, फिर ये टाइटल यानी पोजीशन तो एस्टेब्लिश ही हो गया, अब इसको टाइटल चाहिए तो टाइटल के लिए डिक्लेरेटिव सूट लाएगा। फिर देखिए सेक्शन 38, शाश्वत व्यादेश कब अनुदत किया जाएगा, परमानेंट इंजेक्शन कब दिया जाता है। तो एक चीज क्लियर है कि जो भी परमानेंट इंजेक्शन दिया जाता है वो डिक्री के माध्यम से दिया जाता है, परमानेंट इंजेक्शन डिक्री के माध्यम से दिया जाता है। तो पहला तो कि भाई कोई भी ऐसी बाध्यता है, ऑब्लिगेशंस है, और ऑब्लिगेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट हुई गई है तो उसको ब्रीच करने से रोकने के लिए, बाध्यता के भंग को रोकने के लिए परमानेंट इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन उसका ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से उद्भूत हुई नहीं। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो किसी संपत्ति के अधिकार, यानी वादी की कोई संपत्ति है उसके अधिकार और उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण करने की धमकी देता है तो परमानेंट इंजेक्शन दिया जा सकता है। लेकिन यह साबित करना होगा कि वो जो संपत्ति है वो प्रतिवादी के पास में वादी के ट्रस्टी के रूप में, धन के रूप में कोई अनुतोष नहीं हो सकता, या प्रतिकर के लिए कोई मापमान नहीं है, और वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए जरूरी है। तो इन 4 कंडीशंस के अंतर्गत अगर किसी संपत्ति को के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करता है या आक्रमण करने की धमकी देता है तो शाश्वत व्यादेश दिया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि किसी भी संविदा के अंतर्गत कोई ओरिजिन से कोई ऑब्लिगेशन बन रहा है, उस ऑब्लिगेशंस को रोकने के लिए, और दूसरा कोई प्रॉपर्टी, प्रतिवादी वादी की कोई प्रॉपर्टी के यूज करने के लिए या उपभोग करने के राइट का आक्रमण करता है या आक्रमण करने की धमकी देता है। शर्त यह है कि 4 कि जो प्रतिवादी है वो वादी की उस संपत्ति को न्यासी के रूप में प्राप्त कर रखा हो, धन के रूप में कोई अनुतोष नहीं होता, या उसके रिलीफ को नापने के लिए कोई युक्ति युक्त मापमान नहीं है, या वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए जरूरी नहीं है। तो इस कंडीशंस में परमानेंट इंजेक्शंस दिया जा सकता है। सेक्शन 38 बहुत पूछा जाता है कि परमानेंट इंजेक्शन क्या होता है और ये कब दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मैंडेटरी इंजेक्शन।
मैंडेटरी इंजेक्शन होता है कि किसी काम को करने के लिए अगर आदेश दिया जाता है वो होता है आज्ञापक होता है। फिर देखिए सेक्शन 39 कि जब किसी बाध्यता के भंग के निवारण के लिए कतिपय कार्यों को जिसका प्रवर्तन कराने में न्यायालय समर्थ है पालन विवश करना आवश्यक है तो न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों का पालन विवश करने के लिए भी सविवेक से व्यादेश अनुरोध कर सकता है। यानी किसी काम को करने का जो आदेश दिया जाता है वो आज्ञापक या मैंडेटरी आदेश होता है। सेक्शन 14 में ये दे रखा है कि कोर्ट ये शाश्वत आदेश और आज्ञापक आदेश का क्या? देखो शाश्वत व्यादेश को तो दो पार्टों में बांट रखा है कि भाई आपने कोई भंग किया है और उस भंग को रोकने के लिए कोई काम करने का आदेश दिया जाता है वो शाश्वत व्यादेश हो गया। उसी का दूसरा पार्ट हो गया कि कोई आक्रमण कर रहे हो तो मना करता है कि आप इस प्रकार का काम नहीं करोगे। तो शाश्वत व्यादेश के ही दो पार्ट है, एक तो का आज्ञात्मक और एक हो गया निदेशात्मक नेगेटिव। काम करने के लिए कह रहे हो तो वो हो गया आज्ञापक, काम नहीं करने के लिए कह रहे हो वो नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के घर में पानी बहा रहे हो, न्यूसेंस कर रहे हो, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप नाली बनाओ, तो काम करने के लिए कहा है ना, ये हो गया आज्ञापक। और कोर्ट ये कहता है कि आप इसमें पानी नहीं बहाओगे, आप अपनी नाली को बंद कर दीजिए, तो आपको कोई काम नहीं करने के लिए कहा गया है, ये हो गया नकारात्मक नेगेटिव इंजेक्शन 42 के अंतर्गत दिया। फिर सेक्शन 41 में वो सरकमस्टेंस या परिस्थितियां दी हुई हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत परमानेंट 40 में वही बात दे रखी है कि आपने इंजेक्शन की डिमांड की, इंजेक्शन के अलावा आप और अनुतोष की भी मांग कर सकते हो। कोर्ट आपको कंपेंसेशन भी दिला सकता है और उसके एडिशनल में कंपेंसेशन भी दिला सकता है, शर्त यही है कि आपने कंपेंसेशन की मांग। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन 41 में ये दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई या अभियोजन, देखो जब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग यानी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग के दौरान न्यायिक कार्रवाई या अभियोजन को वापस लेने के लिए या आगे नहीं चलाने के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा। नहीं, दूसरा जब प्रोसीडिंग हुई नहीं है, आप वहां प्रोसीडिंग कोर्ट में करना चाहते हो, तो उस प्रोसीडिंग को संस्थित करने से रोकने के लिए मना किया गया। तीसरा कि आप किसी भी लेजिस्लेशन से अपनी कोई रिलीफ की मांग नहीं करोगे, उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाए। फिर चौथा कि आपराधिक मामलों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से अवरुद्ध करने के लिए कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई संविधाएं जो एनफोर्सेबल नहीं है उनके लिए कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। जहां न्यूसेंस के आधार पर इंजेक्शन चाहिए, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा कि इंजेक्शन कहां क्रिएट होता है। जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट का भंग है और भंग पर दोनों पक्षकार सहमत हो गए हैं, वहां पर इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जो अवसंरचना परियोजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनके संबंध में प्रोजेक्ट के विरुद्ध में भी किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। जहां वादी का आचरण ऐसा है कि उसे इंजेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, वहां इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। और जहां मामले में वादी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है, वहां पर भी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो सेक्शन 42 में ये कह रहा है कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों है कि कोई कार्य कराने का सकारात्मक और नहीं कराने का नकारात्मक दोनों निर्देश।
और आप सकारात्मक व्यादेश नहीं दे सकते तो नकारात्मक व्यादेश देने से मना नहीं किया है, नकारात्मक व्यादेश दिया जा सकता है। सकारात्मक का मतलब हो गया कौन सा? मैंडेटरी इंजेक्शन, यानी कोई काम करने का, और नहीं करने का हो गया निषेधात्मक प्रोहिबिटेड इंजेक्शन, कि किसी काम को करने से मना करने के। जहां दोनों बातें हैं, करने और नहीं करने का, तो नहीं करने वाली बात के लिए मना किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करने वाली बात के लिए मना नहीं किया जाए। नहीं, तो ये आपका थोड़ा सा हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर हमने थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कस किया है कि ये ठीक है। वैसे आज मेरा गला भी खराब हो रखा था, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा रे तो पढ़ाऊँ। अगर गला ठीक होता तो मैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आर्बिटेशन भी करवाता, लेकिन मेरा आप ही आवाज ही लग रही होगी ना कि गला बिल्कुल जाम है ना, तो इतना ही ठीक है। करवा दीजिए प्लीज सर। एक बार ना इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ पीसीएम